तो मैं अपने बच्चों को जो बताता हूँ, बता रहा जी, हूँ कि अगर बच्चों मैंने आज आपकी क्लास में कुछ आपको पढ़ाया है, 1 पेज का या 2 जी, पेज का, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज सोने से पहले उसकी एक बार प्रैक्टिस करें। उसे आपको खत्म करना है। बस अगर आपने इतना कर लिया, तो फिर एग्ज़ाम टाइम में आपका प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा। अब हमारे जितने ब्रांचेज़ हैं, उनमें अलग-अलग ब्रांचेज़ में जी, अलग-अलग तरह की कोचिंग होती है। जी, कुछ ब्रांचेज़ हैं जिसमें फर्स्ट से लेके 12th तक हम कॉमर्स, जी, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ तीनों की क्लासेस कराते जी, हैं। आज कुछ ब्रांचेज़ में हम सिर्फ फर्स्ट टू 12th की एकेडमिक्स पढ़ाते हैं, जी, जिसमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होते। जी, फ्यूचर प्लान्स में तो हम लोग भी ऑनलाइन आ चुके हैं जी, और हम लोग बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन फ्री कोर्सेज़ लॉन्च करना चाहते हैं और उनको बहुत ही मिनिमम प्राइस पे रखना चाहते जी, हैं। जो पे कर सकते हैं, जो नहीं पे कर सकते उनके लिए फ्री जी, ऑफ कॉस्ट रहेंगे वो कोर्सेज़। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर बच्चा फर्स्ट क्लास से जॉइन करे जी, और वो अपना करियर बना के निकले। तो जी। हमारा जो है इंक्लूसिव कोचिंग सेंटर खोलने की प्लानिंग है। हर छोटा बदलाव ही एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ऐसी ही कामयाबी की प्रतिमा हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक ऐसा मुकाम हासिल कर दिया, जो कि उन्होंने अपने इतने सारे इंस्टीट्यूट ओपन कर रखे हैं, जो कि गाजियाबाद, वसुंधरा से लेके दिल्ली एनसीआर तक जिसकी ब्रांचेज़ है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक तो यू मैं मैम। चाहूँगी कि आप अपना परिचय दें एक बार हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं लोकस इंस्टीट्यूट का फाउंडर हूँ जी, और अभी हमारी 5 ब्रांचेस जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में चल जी, रही हैं, जिसमें हम लगभग 300-400 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी। तो सर, आपने शुरुआत इसकी कहाँ से करी? मैम शुरुआत इसकी मैंने जस्ट 12th के बाद कर दी थी। जी, जब मैंने 12th किया तो जैसा कॉमर्स हर बच्चा करता है, जी, तो मुझे भी सीए करना था। जी, नॉर्मली हमारे टाइम पे बस 2 ही 3 ऑप्शन होते थे जी, कि सीए करना है, सीएस करना है, सीडब्ल्यूए करना है। जी। तो मेरा भी वही था। मैंने भी सीए जॉइन करा और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर भी हुआ। गुड। तो उस टाइम पे थोड़ा फाइनेंशियल नीड्स भी थी, जी, फैमिली बहुत रिच नहीं थी, तो हमें ज़रूरत हुई। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक टीचिंग का ट्राई करते हैं। तो एक सेंटर था जहाँ पर मैंने एज़ अ टीचर जॉइन करा। जी, तो वहाँ पर जॉइन करने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि यार बच्चों को बहुत नीड है एक अच्छे तरीके से पढ़ाने की। जी, मतलब बच्चों को टीचर्स पढ़ा तो रहे हैं, जी, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट उनका जो है वो वहाँ दिक्कत कर रहा है, जी। वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जहाँ तक उन्हें चाहिए कि हाँ, जो बच्चों को नीड है एक्चुअल हुँ, मतलब एक ऐसा तरीका, एक ऐसा वे पढ़ाने का, जिससे बच्चा अपनी एज के साथ कनेक्ट कर पाए, जी, कि भाई मेरे तरह से टीचर ने पढ़ा दिया, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। जी, तो वो मुझे फ़ील हुआ, तो मुझे लगा यार मैं टीचिंग फील्ड में जाऊँगा तो अच्छा जी, रहेगा। फिर मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी, साथ-साथ टीचिंग भी शुरू कर दी। तो लगभग मुझे 17 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, अब 18th ईयर मेरा जी, स्टार्ट हो जाएगा पढ़ाते हुए। ओके। तो सर, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत से लोगों के लिए शिक्षा एक व्यवसाय का माध्यम होता है, ना कि भविष्य बनाने का ज़रिया। तो आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं मैम अगर बात करें एज़ अ टीचर जी, पढ़ाने की, तो हमारे ऊपर पूरे देश की ज़िम्मेदारी है। जी, बिल्कुल। टीचर वो है जो फ्यूचर क्रिएट कर रहा है किसी बच्चे का और किसी देश का भविष्य जी, बना रहा है। बिल्कुल। जितने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ आईएएस पीसीएस बनने जी, वाले हैं, कुछ कॉमर्स फील्ड में आगे बढ़ने जी, वाले हैं, कुछ साइंस में बढ़ने वाले हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देश को क्या तैयार करके देने वाले जी, हैं। तो अगर हम उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज, अच्छी वैल्यूज और अच्छी एजुकेशन डालेंगे, जी, तो डेफिनेटली हमारा देश आगे जो है वो जी। तरक्की करेगा ही करेगा। उससे तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगी उस चीज़ से कि हमारे बिल, बच्चे आगे जा रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो स बहुत प्राउड फील होता है, कई जी, बार पेरेंट्स आके बोलते हैं तो बहुत प्राउड फीलिंग होती है। जी, मतलब वो फीलिंग मैं कैमरे पे शायद एक्सप्लेन जी, ना कर पाऊँ आपको जी। कि कैसी होती है फीलिंग। तो सर, जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम लोकस इंस्टीट्यूट है, तो मतलब आपने क्या सोच के वो चीज़ रखी? मतलब एक यूनिक नेम है ना? हाँ, अगर मैं आपको बताऊँ, तो शुरुआत में जो मेरे सेंटर का नाम था, वो था एक्सेल इंस्टीट्यूट, जी, EXCL। तो उस टाइम पे मेरे पास लगभग 5-6 महीने तक जी, सिर्फ़ कंप्यूटर सीखने की इंक्वायरीज़ आई थी। सबको लगा मैं एक्सेल सिखाता हूँ। जी, तो फिर हमने सोचा कि ऐसा नाम होना चाहिए जो लोगों की ज़ुबान पे आ सके। जी, तो उसके लिए नाम रखा लोकस इंस्टीट्यूट। जी, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने नाम सजेस्ट किया था, हम दोनों ने डिसाइड किया। लोकस का मतलब होता है अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट, जी, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल। जी, तो हम सबके लिए बराबर दूरी पे। जी। काफ़ी अच्छा विचार आया आपके मन में, मतलब आपने एक अच्छा नाम रखा। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपके इंस्टीट्यूट में कौन-कौन सी कोचिंग अवेलेबल हैं अभी? मतलब किस-किस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग कराते हैं आप? अब हमारे जितने ब्रांचेज़ हैं, उनमें अलग-अलग ब्रांचेज़ में जी, अलग-अलग तरह की कोचिंग होती है। जी, कुछ ब्रांचेज़ हैं जिसमें फर्स्ट से लेके 12th तक हम जी, कॉमर्स, जी, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ तीनों की क्लासेस कराते हैं। जी, और कुछ ब्रांचेज़ में हम सिर्फ फर्स्ट टू 12th की जी, एकेडमिक्स पढ़ाते हैं, जी, जिसमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होते। और हमारी जो वसुंधरा की एक ब्रांच है सेक्टर 1 वाली, जी, और जो इंदिरापुरम की ब्रांच है,
उसमें हम लोग जेई और नीट की भी तैयारी कराते हैं, और इस साल से हमने CUET, जिसका कॉलेज ओरिएंटेड जी। बैच होता है, इसकी तैयारी हमने शुरू करा दी है, क्योंकि बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जो बच्चे हमारे यहाँ से 12th करके जा रहे थे, उन्हें दूसरे-दूसरे कोचिंग सेंटर में भटकना पड़ रहा जी। था, और उनमें से कोई भी सैटिस्फाई नहीं हो रहा था वहाँ पर। सर, जो चीज़ मतलब पहले उन्हें जो माहौल मिला था वो आगे हाँ, जाके वो नहीं मिल कहते हैं कि पाया सर था। जिस तरीके से हमने 12th में पढ़ाई करी है, जी। वो सेम पैटर्न, वो सेम तरीका हमें दूसरे सेंटर्स में नहीं मिल रहा है। तो हमारे लिए कुछ करिए। तो हम लोगों ने सबने प्लान किया, और इस साल से हम लोग जी। जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से 12th पास आउट है, उन सबको हम CUET के बैचेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारी टीम है जो हमारे साथ जुड़ गई है, और उन सब बच्चों को हम बेस्ट कोचिंग फॉर CUET प्रोवाइड करने तो ये वाले हैं। सब मतलब आपने बच्चों की सोच के ही आगे हाँ, अपना मतलब इंस्टीट्यूट को हमारा बढ़ाया है। मेन पर्पस ये है कि हम बच्चों के लिए और क्या कर सकते हैं, और एडिशनल क्या कर सकते हैं। जी। तो मतलब अब तक आपके इंस्टीट्यूट में ऐसे कितने बच्चे हुए हैं जो सफल हुए हों, जिन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है? मैम, इनकी लिस्ट तो 17 साल में तो बहुत बड़ी हो जी। चुकी है। हाल फिलहाल की लेकिन बता दीजिए मैं जी। अभी आपको जस्ट पिछले साल के कुछ बच्चों के जी। नाम बता देता हूँ, जी। मैं नोट भी करके लाया हूँ। जैसे जी। प्रांजलि खन्ना है, जो 12th क्लास में सेंट टेरेसा पब्लिक स्कूल में पढ़ती जी। है इंद्रपुरम में, जिसने अभी डिस्ट्रिक्ट टॉप करा है यहाँ पर, उसके 99.2% आए हैं, जी। और अब वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ रही है। तो बहुत अच्छा उसने कीर्तिमान हासिल करा है यहाँ पर। जी। और भी कुछ बच्चे हैं, जैसे कि समरीन है, जो कि जी। शहीद सुखदेव कॉलेज में है। आन्या है, जो जी। SRCC कॉलेज में है। सृष्टि, जो IP कॉलेज में है। जी। इनके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। अब ये सब बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जी। जाएगा। 10th के कुछ बच्चे हैं हमारे, अर्जुन शर्मा, नवनी गोयल, ये सब 98-99 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं। अथर्व है, आयुष्मान है। 12th क्लास में हमारे आदर्श हैं, मानवी है, पाखी है, प्रतीश झा है, अश्मित है, जी। लक्ष्य है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 95-98% से ऊपर मार्क्स लेके आए हैं। तो सर जब उसका मतलब उन लोगों का एग्जाम आता होगा तो आपको क्या फील होता है? जब उनका रिजल्ट आता है, जी। तो उन्हें जो खुशी होती है, उससे जी। ज़्यादा खुशी मुझे होती है। जी। यार, मैं इनकी लाइफ में कुछ एक ऐसा पॉइंट ऐड कर पाया, जी। जिससे ये लोग आगे फ्यूचर में हमें याद रखेंगे कि यार इस टीचर की वजह से या इस टीचर की हेल्प की वजह से मैंने इतना अच्छा स्कोर करा है। जी। तो मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि अगर हम वो जेईई या नीट वगैरह क्वालिफाई करें तो आगे क्या कर सकते हैं, तो मतलब आप बता पाएंगे कि उसके क्या क्या फायदे रहते हैं और आगे जाके वो क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर बात करी जाए यहाँ जो मेन क्वेश्चन है, वो स्ट्रीम सिलेक्शन से जी। शुरुआत होती है इस जी। क्वेश्चन की, कि बच्चा जब 10th क्लास पास करता जी। है, तो 10th क्लास पास करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं कौन सी स्ट्रीम में जाऊँ। जी। कि उसे जेई जाना है, नीट जाना है, CA करना है, CS करना है, ह्यूमैनिटीज में IAS वो एक PCS टाइम करना है। होता है जब बच्चों का दिमाग चार जगह जा रहा होता है कि वो क्या करें। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीयर प्रेशर की। जी। अगर एक बच्चा है, और मेरे दोस्त ने जी कॉमर्स ले ली है, तो मैं भी कॉमर्स लेने वाला हूँ। मेरा दोस्त जो है, उसके बेस्ट फ्रेंड वाली बात भी आ जाती है। 90% आए हैं, तो वो साइंस ले रहा है, तो मैं भी साइंस लेने वाला हूँ। तो ये मेरा जी। सिर्फ आपके माध्यम से सारे कोचिंग सेंटर जो भी जी। चला रहे हैं, जो भी स्कूल के टीचर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले 10th क्लास में बच्चे को ये समझाया जाए जी। कि उसको आगे कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं, ना कि उसे कि भाई तेरे 95% आ गए, तू साइंस वाला है, जी। तेरे 85% आ गए, तू कॉमर्स वाला है। ऐसा ना करके, मैंने कई स्कूलों में देखा है जो कहते हैं कि भाई अगर आपके इतने परसेंट मार्क्स नहीं आए तो आपको ये स्ट्रीम नहीं दी जाएगी, या फिर आपके थोड़े कम परसेंटेज हो गए तो फिर आपको ये वाली स्ट्रीम जाएगी। तो स्ट्रीम को परसेंटेज के बेसिस पे नहीं, बच्चे के इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए। ये स्कूलों को भी अपने पैटर्न को चेंज करना जी, चाहिए, बिल्कुल। और कोचिंग सेंटर्स को भी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका काम सिर्फ फीस उन्हें लेके अवेयर करें उस चीज से। पढ़ाना नहीं है। जी। इसके स्पेशल काउंसलिंग सेशन जो कि हम देते हैं, जी। इसीलिए हमें रिजल्ट मिलते हैं इन चीज़ों के। तो जो बच्चा 10th क्लास में हमारे यहाँ से पास होता है, जी। वो पहले से अपनी 10th क्लास में ही ये डिसाइड कर लेता है कि उसे 11th 12th क्लास में जी। साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, और ये सिलेक्शन उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे जी। होता है। और उसके पेरेंट्स के साथ भी हम काउंसलिंग करते हैं इस चीज़ की। जी। पेरेंट्स को बुला के भी कि जी, आप कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को ही नॉलेज नहीं है कि उनका बच्चा आगे क्या करना कि चाह क्या रहा है। कर सकता है। जी। तो वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह, इन सब से प्रेशर में आके, या फिर हम्म। कोई भी रीजंस हो सकते जी। हैं। और मैं इस साल के आपको 2 बच्चों के उदाहरण दे सकता हूँ। जी। नाम नहीं लूंगा मैं, जी। क्योंकि वो बच्चे सुन लेंगे, फिर कहेंगे कि सर ने हमारा नाम ले दिया चैनल पे। तो वो बच्चा 10th पास करा, जी। उसके 90+ % मार्क्स जी। आए, उसने साइंस साइड ली, और जब साइंस साइड का उसका फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ, तो उसके मार्क्स आए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 1, 2 और 3। काफी शॉकिंग है ये हाँ, चीज। मतलब उसका फर्स्ट यूटी का जो जी। एग्जाम हुआ। फिर उसने कहा कि मेरे से जो है, आज उसके पेरेंट्स से ही मेरी बात होती सुबह सुबह इस इंटरव्यू से पहले, मदर आई थी उसकी बात करने के लिए। तो फिर उसने कॉमर्स लिया, कॉमर्स विद मैथ लिया उसने।
फिर मैथ में उसके मार्क्स कम आए तो उसने मैथ छोड़ दिया। मतलब उस बच्चे को 10th क्लास में ये पता ही नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। तो एक तरह से उसके 5 से 6 महीने बेकार हो गए ना उस बच्चे के। जी बिल्कुल। जब उसने 5-6 महीने बाद मेहनत करी, अब वो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जी लेकिन 5-6 महीने उसके बेकार हो गए इस चीज़ को सेलेक्ट करने में कि मैं किस लायक हूँ, मैं किस चीज़ में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। उसे वो चीज़ समझ ही नहीं आई कि वो क्या कर पता रहा ही है। नहीं चला कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक ट्रायल एंड एरर पे चल रहा है वो। तो अगर ऐसा किसी बच्चे के साथ हो जाएगा तो हो सकता है उसका 1 साल बर्बाद हो जाए या फिर उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। तो स्ट्रीम सिलेक्शन पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी और जो उनके गाइडेंस देने वाले टीचर्स हैं उनको जिस भी इस पे कोचिंग में बहुत वो जा फोकस रहे करना हैं। चाहिए ताकि बच्चा आगे सही डायरेक्शन में जा सके। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वीक रहते हैं क्लास में, सब इक्वल नहीं रहते, तो जो वीक स्टूडेंट्स रहते हैं उनको स्ट्रांग बनाने के लिए आपके क्या क्या प्रयास रहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जी। अच्छा क्वेश्चन है। हर टीचर को ये ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए, अगर कोई बच्चा वीक है, जी वो वीक हुआ कैसे? जी उसे वीक हम क्यों कह रहे हैं? क्या वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा इसलिए वीक है? जी या फिर उसको कोई चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है, उसको उसको मेंटल इश्यू है इसलिए वीक है वो? तो वीक कोई भी बच्चा जानबूझ के तो नहीं हो सकता। जी। कोई बच्चा वीक होता जब है, सेम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, जो स्ट्रांग है वो भी वही पढ़ रहे हैं। तो कोई बच्चा वीक है इस वजह से क्योंकि उसको वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक जी या तो पहले से समझ में नहीं आ रहा था या फिर जी। जब आपने पढ़ाया तब समझ में नहीं आया। तो उसके वीक होने का मतलब है कि जो उसे काम दिया जा रहा है वो उस काम को ठीक से नहीं कर पा रहा है। जी तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरीके से वो समझना चाहता है उसको उस तरीके से समझाया जाए। अगर मेथड में कुछ फन ऐड करा जा जी। सकता है, जैसे क्लास के अंदर अगर आपने किसी बच्चे को, कई कुछ बच्चे होते हैं जो आपने बताया और तुरंत समझ लिया, बहुत और सारे कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो हम्म, एक्टिविटीज टाइप मतलब कुछ कराएं तो उसके बाद समझ में आता हाँ, है। जैसे कि प्रैक्टिकल साइंस में जी। प्रैक्टिकल्स कराए जाते जी हैं। बिल्कुल। अब जैसे मैं अकाउंट्स फैकल्टी हूँ, मैं जी कॉमर्स पढ़ाता हूँ, जी तो मैं बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक करके बच्चों को पढ़ा देता हूँ। जी। जैसे अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट है प्रोविजन, तो जी मैं उसको, जब बच्चे को समझाना है कि प्रोविजन क्या होता है तो मैं उसको तोड़ देता हूँ। प्री प्लस विजन, प्री मतलब पहले से, पहले। विजन मतलब आपने देख लिया। जी तो जब बच्चा उस चीज़ को सुनता है या उस जी। तरीके से पढ़ता है, अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो माइंड में सीधे वो चीज़ आ जाती है जो सर प्रैक्टिकली ने अगर उस चीज़ बताया। को कराया जाए तो वो जी बच्चा वीक नहीं रह जाएगा क्योंकि उसे वो मेथड मिल गया जी जिस मेथड से उसे याद हो जाती है वो जी चीज़, जिससे वो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर सकता है। जी और दूसरी चीज़, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी करिकुलम डिसाइड करें अपने बच्चों का, स्टूडेंट्स का, इवन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं इस चीज़ के लिए। कई बार बच्चे, अगर आजकल कोचिंग एक ट्रेंड हो गया, एक जी फैशन हो गया है। जी। हमारे टाइम पे कोचिंग ज़रूरी नहीं हुआ करती थी, आजकल सेल्फ कोचिंग स्टडी सब सेल्फ कुछ। स्टडी, हमारा ऑप्शन नहीं हुआ करता जी। हमारे पास, आजकल ऑप्शन है बच्चों के पास। तो अगर कोचिंग में बच्चा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोचिंग भेज दिया और आपकी जिम्मेदारी खत्म। पूरी हो गई। ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल लेना चाहिए। प्रैक्टिस सेशंस बच्चे के ज़रूर होने चाहिए। जी अगर किसी कॉन्सेप्ट को बच्चे ने किया है तो मैं अपने बच्चों को जो बताता हूँ बता रहा हूँ कि अगर बच्चों, मैंने आज आपकी क्लास में कुछ आपको पढ़ाया है, 1 पेज का या 2 जी। पेज का, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज सोने से पहले उसकी एक बार प्रैक्टिस करें। उसे आपको खत्म करना है। बस अगर आपने इतना कर लिया तो फिर एग्जाम टाइम में आपका प्रेशर जीरो हो जाएगा। क्योंकि वो एक बार पहले से उस चीज़ का रिवीजन कर चुका होगा। मतलब हाँ, बच्चे का स्ट्रेस फ्री जी। होने का एकमात्र मूल मंत्र है ये कि अगर वो पूरे साल रेगुलर बेसिस पे जी। थोड़े थोड़े काम करता रहेगा जी तो उसे बाद में स्ट्रेस नहीं होने वाला है। और अगर वो उसे कल पे टालता रहेगा तो बर्डन बढ़ता रहेगा। जी जाहिर सी तो बात रेगुलर प्रैक्टिस उसको करना बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है। है। तो सर मैं पूछना चाहूँगी कि जो कोविड-19 का टाइम आया था, तो उसमें आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए थे? अब कोविड-19 तो ऐसा टाइम था जिसमें पूरे इंडिया ने ही इंडिया चैलेंजेस ने, फेस बिल्कुल। किए थे, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा जी हो। उस टाइम पे मेरी एक ही ब्रांच हुआ करती थी, जी। जब मैं एक अच्छा, ही जगह कोरोना टाइम पढ़ाता पे था। आपकी एक ही ब्रांच हाँ, थी। उस टाइम पे जी कोविड से जस्ट पहले हम एक ही जगह पढ़ाते थे। ओके। लेकिन कोविड से जस्ट 1-2 महीने पहले हमने एक ब्रांच ओपन करने का प्लान किया। मैं हूँ, मेरे मित्र हैं सुमित सर, जी शोएब सर, हम सब ने मिलकर एक ब्रांच ओपन करी और उस ब्रांच में हमने कुछ फंड्स वगैरह लगा, जो हमारे जी पास था हमने सारे फंड लगा दिए। उसके बाद कोविड आ गया तो वो ब्रांच हमारी नहीं चल पाई क्योंकि कोविड आ गया तो फिर वो बंद जी हो गई। बिल्कुल। हर कोई बाहर निकलने से डर रहा था हाँ, इतना। अब 1-2 महीना तो हमने खूब एंजॉय करा कोविड को। नई-नई चीज़ें बना-बना के लोग खा रहे थे। मेरा बच्चा उस टाइम बहुत छोटा था, जी 1 डेढ़ साल का, तो मैंने उसके साथ खूब एंजॉय करा। मैंने कहा बड़ा अच्छा मौका मिला है। लेकिन जब 2 महीने हो गए हुँ, तब तक स्टूडेंट्स भी नहीं जी सोचे थे कि हमें पढ़ना है। फिर ये लगा यार एग्जाम तो आएंगे, जी बिल्कुल। तो हमें लगा भाई पैसे भी कमाने हैं, तो इसके लिए काम करना है। तो मेरे पास रिसोर्सेज तो थे नहीं क्योंकि उससे जी पहले ऑनलाइन के बारे में मुझे
जीरो पता। क्योंकि माइंड में था नहीं ना कि ऐसी कोई चीज आने वाली है हाँ। जिससे कि सारी चीजें बंद हो जाएंगी, हम कहीं बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। हाँ, मतलब ऑनलाइन के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे जी। कि ऑनलाइन मुझे कभी पढ़ाना भी है। मैंने कभी कैमरा फेस ही नहीं किया था, तो डर तो था थोड़ा सा। तो उस टाइम पे अब बाहर भी नहीं कहीं निकल सकते, तो मेरी कार का जो मोबाइल कैमरा होल्डर होता है, मोबाइल होल्डर जो होता है, मैंने उसको निकाला और मैंने उससे एक छोटा सा सेटअप बनाया, और उस सेटअप से मैंने वहाँ पर एक रजिस्टर रख के और कैमरा लगा के बच्चों को मैंने ग्रुप पे मैसेज किया। मैंने कहा भाई आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं और हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो वहाँ से शुरुआत हुई हमारी ऑनलाइन क्लासेस की। वो सेटअप मैंने अभी भी रखा हुआ है, जीरो इन्वेस्टमेंट वाला सेटअप था। आज तो हम स्टूडियो में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े टीवीज पे पढ़ाते हैं, उस टाइम से शुरुआत हुई स्मार्ट सारी क्लासेस चीजों होती की। हैं जी आज बिल्कुल। तो। उस टाइम कुछ नहीं था, बस पेन और कॉपी, और वो रजिस्टर भी मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, जिसमें मैंने उस रजिस्टर में पूरा का पूरा कोर्स कराया था जी। अकाउंट्स का बच्चों को। तो बच्चों ने कहा सर ये वाली जो क्लास है ये ऑफलाइन वाली ही फील हमें दे रही है, क्योंकि जिस तरह का आपने सेटअप बनाया उसमें बच्चे मेरी शक्ल नहीं देख पाते थे। अच्छा लेकिन ऐसा सिर्फ भी हाँ, था, सिर्फ नोट्स वगैरह जो सिर्फ भी है। नोट्स ही देख पाते थे, शक्ल से वो देखते थे जब मैं कैमरे को चेंज करता था और घुमाता था उसको, क्योंकि मोबाइल होल्डर था, जी। तब वो मेरी शक्ल देख पाते थे। तो बच्चे कह रहे सर ऐसा लग रहा है कि रेडियो चल रहा है और रेडियो पे हमें कोई पढ़ा रहा है। तो उस टाइम पे बच्चों का रेडियो जॉकी हो गया था, मैं जोक भी उसी पे सुना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी उसी पे करा रहा हूँ, जी। और उस टाइम पे भी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था। ये अच्छी बात है, ये आपकी मतलब आपने भी मेहनत करी तभी उन्होंने साथ में किए। बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया कोविड टाइम पे। बच्चों ने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाइए हमें ऑनलाइन, और हम और बच्चों को रिकमेंड करेंगे कि भाई क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जी। हम पढ़ रहे हैं, आप भी आ जाओ इसमें। और उस टाइम पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कर दी थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे पेरेंट्स को भी सैलरी वगैरह नहीं मिल रही थी, किसी की हाफ हो गई, किसी की नहीं मिल रही है। तो हमने बच्चों से कहा था कि बच्चों पढ़ना ज़रूरी है। अब हम क्योंकि सेंटर पे नहीं आ रहे हैं, हमारी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमें कहीं किसी को रेंट नहीं देना है, तो हमने खाली क्लासेस फ्री कर दी थी और बच्चों से कोई फीस नहीं चार्ज करी उस टाइम पे, और पूरा कोर्स कराया उस टाइम पे अपने एक छोटे से मोबाइल से। बहुत अच्छी बात है सर ये तो सर आप ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी को किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब उस टाइम से शुरुआत हुई है इस चीज़ की, तो अब वो मतलब वो बेनिफिट में है, या फिर बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो बच्चे गलत यूज़ कर लेते हैं? मान लो उन्हें उस टाइम पे फ़ोन दे दिया था पेरेंट्स ने, वैसे चाहे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते थे जो उन बच्चों को फ़ोन नहीं देते थे, लेकिन उस टाइम उनको नीड थी कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे। तो अब उस चीज़ का क्या बेनिफिट हो रहा है? मतलब वो चीज़ सही हो रही है या फिर क्या नज़रिया है आपका उस चीज़ को लेकर? देखिए इसके फायदे और नुकसान जी। दोनों हैं, डिपेंड करता है कि सामने वाला उसको कैसे यूज़ करता है। जी। तो प्रॉब्लम तब आती है जब हम यूज़ करने वाले को उसके फायदे और नुकसान दोनों नहीं से समझा पाते, सही से जी। ठीक से नहीं समझा समझ ना आया पाए। हम्म, जैसे बच्चे हैं, जी। अब बच्चों को तो कोई भी चीज़ हम देंगे तो उन्हें वो यूज़ करने में मज़ा ही आएगा। जी। कई बार पेरेंट्स को फ़ोन कम चलाना चाहिए बच्चों के सामने, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कम फ़ोन चलाएं तो, या फिर लेकिन नहीं बहुत से चलाना चाहिए। पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं फोन चला रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा बच्चा बच्चा नहीं। फोन ना चलाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चा सीखता किसको देख के है? पेरेंट्स को पेरेंट्स को देख के सीखता है। अब मेरा तो बहुत छोटा बच्चा है, अभी 6-7 साल का हुआ है, कोविड में 1-1.5 साल का था वो। तो मैंने उससे एक वाली चीज़ सीखी है। जी। अगर मैं स्टार्टिंग में मोबाइल चला रहा था तो वो भी ये देखता था, पापा आप भी चलाते हो? तो उसको मोबाइल छुड़वाने के लिए मुझे मोबाइल चलाना छोड़ना पड़ा, जी। और अब वो बिल्कुल मोबाइल नहीं चलाता। जी। और ऑनलाइन और ऑफलाइन की अगर हम बात जी। करें, ऑनलाइन टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग की वजह से जी। मेरे जैसे बहुत सारे टीचर और बहुत से टीचर्स हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे एरिया में पहुंचने का अपना टारगेट पूरा कर लिया है जहां पर बच्चा कभी कोचिंग अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, जी। मतलब उसके पास पैसे नहीं थे कोचिंग अफोर्ड करने के लिए, जहाँ पर फ्री में यूट्यूब के थ्रू अब हम वहाँ पहुँच पा रहे हैं। तो टीयर 2 टीयर 3 मतलब गरीब से गरीब बच्चा भी जिसके पास सिर्फ एक मोबाइल खरीदने के लिए पैसे हैं, थोड़ा सा इंटरनेट का रिचार्ज करा सकता है, जी। तो वो ऑनलाइन बैठ के पढ़ सकता है आराम से। तो ये बेनिफिट ऑनलाइन कोचिंग की वजह से हुआ है। जी। लेकिन ऑफलाइन कभी भी ऑनलाइन का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, नहीं हो सकता। मतलब ऑनलाइन भी जरूरी है और लेकिन ऑफलाइन काफी भी सारे जरूरी बच्चे है। अब चैट जीपीटी एआई वगैरह का यूज करने लग गए हैं, तो वो चीज मतलब सही है कहीं हद तक या फिर नहीं? ये चीज़ सही है, लेकिन इसको सही डायरेक्शन में यूज़ करना ज़रूरी है। अब चैट जीपीटी में अब कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि एक छोटे बच्चे को 10th 11th क्लास के बच्चे को ये नहीं पता कि उस कंटेंट में से कितना उसके काम का काम का है। इसलिए एक गाइडेंस ज़रूरी है। जी। तो ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत ज़रूरी हैं जिसमें पर्सनल जी, टच है। बिल्कुल। अगर जो बच्चा बहुत डिसिप्लिन्ड है, जी। जो अपने शेड्यूल के हिसाब से सेट है, उसके लिए ऑनलाइन कोचिंग बहुत अच्छा वर्क कर सकती है। जी। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें डाइवर्जन होता है, जो अगर मोबाइल खोल के बैठे हैं तो वो बहुत देर तक एक छोटी सी स्क्रीन पे एक बड़ा वीडियो नहीं देख नहीं सकते। देख सकते। तो उनके लिए इंटरेक्टिव क्लास करना ज़रूरी है, तो वहाँ पर ऑफलाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो
तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ज़रूरी हैं। जी एक कोचिंग दूसरे को सब्स्टिट्यूट जी, नहीं कर नहीं कर सकती सकती। मेरे अकॉर्डिंग। तो जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वो ऑनलाइन पढ़ें, जिनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है वो भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन जिनको ज़रूरत है पर्सनल अटेंशन की और हर पॉइंट पे उनके डाउट को सॉल्व करने की, उनके लिए ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज़रूरी है। तो उन्हें ऑफलाइन ही ज्वाइन करना चाहिए। ऑनलाइन उनके सपोर्ट के लिए यूज़ हो सकता है। तो सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं, मतलब अपने इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के लिए कि का मतलब कैसे आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे? फ्यूचर प्लान्स में तो हम लोग भी ऑनलाइन आ चुके हैं जी और हम लोग बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन फ्री कोर्सेज लॉन्च करना चाहते हैं और उनको बहुत ही मिनिमम प्राइस पे रखना चाहते हैं। जो पे कर सकते हैं, जो नहीं पे कर सकते उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे वो कोर्सेज। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर बच्चा फर्स्ट क्लास से ज्वाइन करे जी और वो अपना करियर बना के निकले। तो हमारा जो है इंक्लूसिव कोचिंग सेंटर खोलने की प्लानिंग है, जिसमें बच्चा बहुत जूनियर क्लासेस से ज्वाइन कर सकता है, जी। जहाँ से उसका करियर गाइडेंस स्टार्ट हो जाएगा, ताकि बच्चे को पता लग सके, पेरेंट्स को पता लग सके कि बच्चा आगे क्या बन सकता है, कहाँ जा तक जा सकता है। सकता है। तो उसके सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह इन सारी चीज़ों पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिससे बच्चा बचपन से ही डिसाइड कर लेगा जी और पेरेंट्स को पता लग जाएगा कि मेरा बच्चा आगे और क्या कर सकता है। तो ये हमारी प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर। सर मैं धन्यवाद करूंगी कि आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को अपने इंस्टीट्यूट और बाकी शिक्षा की जितनी भी जानकारियां होती हैं उसको लेकर अवेयर किया। थैंक यू, थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।